आग लगे तो बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन जब पानी कहीं आग बन जाए तो क्या करें। क्या आपको पता है अगले 25 सालों में दुनिया के आधे शहरों में पानी खत्म हो सकता है और हर 90 सेकंड में एक बच्चा स्वच्छ पानी न मिलने की वजह से मर रहा है। और हम जो रोज 10 से 15 लीटर पानी सिर्फ ब्रश करने में या नहाने में वेस्ट कर देते हैं, उससे कई लोगों का जीवन भी बच सकता है। सोचो अगर आपको एक बाल्टी पानी के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़े और कहीं वो भी ना मिले, तो आप ऐसे में क्या कहोगे। पानी धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है और अभी भी वक्त है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। of India brought to a halt. Many parts of Bengaluru saw protests, arson, groups of men attacking vehicles from Tamil Nadu. The situation is only getting worse. Supplies have dried up from groundwater resources by राम राम मित्रों, अभी सुबह के 5 बजे हैं और एक छोटी सी बच्ची अंजलि वो स्कूल नहीं जा रही है बल्कि पानी लेने के लिए जा रही है। वो हर दिन 6 किलोमीटर चलती है मात्र एक बाल्टी पानी के लिए। हर दिन वो स्कूल मिस करती है क्योंकि पीने को पानी नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक अंजलि की नहीं है, ये कहानी है दुनिया के 200 करोड़ लोगों की। यहाँ हम सिर्फ पानी को एक टैप की टर्निंग से पीते हैं ना, वहीं दुनिया के अभी भी कई कोने हैं जहाँ पानी के लिए अभी भी लोग बहुत तरस रहे हैं और इसे ही कहते हैं पानी की कमी। पानी कम आता है तो फिर क्या करते हो? 7 दिन पानी नहाते हैं। 7 दिन के बाद हम देखो बाल देखो कहाँ है, कैसे पानी नहीं है, देखो पानी यहाँ है ही नहीं। देखो 7 दिन बाद नहाते। पानी हमें देखने में तो बहुत लगता है, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, और हमारी पूरी अर्थ ही ब्लू दिखती है पानी की वजह से। पर क्या आपको पता है हमारी जो पूरी धरती है उस पर मात्र 0.006% पानी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और जब वह पानी भी पॉल्यूशन या ओवर यूज या क्लाइमेट चेंज की वजह से कम होने लगे तो हम उससे क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है, पानी की कमी। और तो और दोस्तों, ये पानी की कमी भी 2 तरह की होती है। पहली होती है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी और दूसरी होती है इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी। जब जमीन पर सच में पानी नहीं है तो हम उसको कहेंगे फिजिकली वाटर स्कैर्सिटी, लेकिन जब पानी तो है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी। अफ्रीका, इंडिया, मिडल ईस्ट, इन जगहों पर ये दोनों तरह की पानी की कमी देखने को मिलती है। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन हर चौथे में से एक को अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। हर तीसरा पर्सन या फिर गंदा पानी पी रहा होता है या फिर पानी के लिए रोज स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर डाटा की देखें तो 2030 तक पानी की डिमांड लगभग 40% से बढ़ चुकी होगी, लेकिन सप्लाई है ना वो धीमे धीमे कमी होती जा रही है। पानी की कमी सिर्फ एक इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है, यह एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला कारण है इसका क्लाइमेट चेंज। जब आपका बारिश का सीजन ही बदल जाए, जब ग्लेशियर पिघल के खत्म ही हो जाए, जब धरती की नदियां अपना रास्ता ही भूल जाएं, तो पानी कहाँ से आएगा। पानी की कमी तो आनी है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है मौसम का पैटर्न बिगड़ना, धीमे धीमे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना, कभी इतनी बारिश होना कि बाढ़ आ जाए, कभी इतनी कम बारिश होना कि सूखा पड़ जाए। ये सब कारण है क्लाइमेट चेंज के। पहले क्या होता था ना कि हर रीजन में एक फिक्स टाइम होता था बारिश का, किसान उसमें अपने बीज डालते थे और सारा पानी स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, बारिश लेट आती है और कहीं अगर बारिश जल्दी भी आ जाए ना तो कहो बाढ़ आ जाए, और कभी कहो बारिश गिरना ही भूल जाए जिससे सूखा पड़ जाए। फिर इसका रिजल्ट हमें पता क्या मिल रहा है कि खेत सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, नदियां भी सूख रही हैं और ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। पानी तो बहुत है लेकिन टाइम पे नहीं है, और जब ये आता है तो ये संभलने का मौका भी नहीं देता है। और जो इंडिया की बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में पानी ग्लेशियर से ही आता है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, पहले तो इनमें पानी ज्यादा होगा जिससे कहो बाढ़ भी आ जाए। फिर लेकिन बाद में जब ये ग्लेशियर छोटे रह जाएंगे तो ये नदियां धीमे धीमे सूख जाएंगी, जिससे पानी की कमी तो आनी है। जैसे कि आप अपने फ्रिज का फ्रीजर ओपन करके छोड़ दो, उसमें पहले क्या हुआ कि सारी बर्फ धीमे धीमे पिघलने लगेगी और एक टाइम आएगा उसमें बर्फ बचेगी भी नहीं और फ्रिज की ठंडक भी खत्म हो जाएगी। और फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो जो पानी का एवोपरेशन की प्रोसेस भी जल्दी जल्दी और बढ़ने लगेगी। नदियों में, तालाबों में से पानी जल्दी जल्दी सूखने लगेगा, जिसके कारण पानी की कमी और ज्यादा होने लगेगी। और कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी कि डैम टूट जाएंगे जिससे पाइपलाइन फेल हो जाएंगी, और कभी इतनी कम बारिश होगी कि सूखा तो पड़ना ही है। तो इसका एक जो मेन कारण है वो क्लाइमेट चेंज भी है। दूसरा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ।
दोस्तों सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हें उतनी ज्यादा पानी की जरूरत होगी, लेकिन धरती के पानी का स्टॉक है ना वो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं रहा है लोगों के साथ। तो आप खुद ही सोचो आखिर प्रेशर इसका किस पर पड़ेगा। यहाँ 1990 में एक सिटी में 10 लाख लोग हुआ करते थे, उनमें 2 टाइमों का पानी आता था और लोगों की जरूरत पूरी हो जाती थी, उन्हें 2 टाइम का पानी मिल जाता था। अब अगर हम उसी को कंपैरिजन करें 2025 से, तो उसी सिटी में अब लगभग 45 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, पानी उन्हीं 2 डैमों से आ रहा है। तो आप खुद बताइए कि क्या वही क्वालिटी और क्वांटिटी वालों ने पानी मिल सकेगा जो उन्हें 1990 में मिलता था? स्वाभाविक सी बात है नहीं मिलेगा ना। जनसंख्या बढ़ने का सीधा इम्पैक्ट पानी पर पड़ता है। हर नया आदमी होगा तो उसकी नई पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए होगा, नहाने के लिए, खाने के लिए, टॉयलेट के लिए, सफाई के लिए, और तो और जो इंडस्ट्रियों में सब्जी, कपड़े, इलेक्ट्रिक आइटम बनते हैं ना, उनमें भी पानी चाहिए होता है। ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में लगभग 135 से लेकर 200 लीटर तक पानी यूज करता है। अब आप खुद सोचिए अगर हर दिन हमारे साथ 50,000 लोग नहीं जुड़ेंगे तो इतना पानी की डिमांड कैसे पूरी हो सकेगी? क्या इतनी सप्लाई हो सकेगी कि उन सबको पहले की तरह पानी मिल सके? यहाँ पर एक छोटी कॉलोनी में पहले 10 घर हुए करते थे, आज अगर उसी जगह पर देखे ना 20 फ्लोर का टावर बन चुका है, उसमें 200 फ्लैट्स हैं, लेकिन जो वाटर की पाइपलाइन है ना वो बड़ी पुरानी वाली। फिर इसका अगर रिजल्ट पता क्या मिल रहा है? टैंकरों का वेट हो रहा है, टैंकरों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, पानी पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, और सुबह 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है पानी के लिए। हर कोई शहर तो जा रहा है जॉब के लिए, एजुकेशन की, लाइफ स्टाइल के लिए, लेकिन शहर उनकी पानी की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब जगह जो टैंकर वाला कल्चर है वो तो अब नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि सप्लाई पूरी हो ही नहीं पा रही है। और फिर जब जाके पानी की कमी पड़ती है ना तो लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंड होने लगते हैं, अपने घरों में, अपनी बिल्डिंगों में बोरवेल करवाने लगते हैं। लेकिन अगर ज्यादा लोग उसी पर डिपेंड होंगे, ज्यादा उस जमीन से पानी खींचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका भी जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। पहले जहाँ 100 फीट पर पानी मिलता था, अब वहीं 400 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 400 फीट पर पानी मिलेगा, तो पानी की कमी तो आएगी ना। To think that okay, someday we could run out, we need to protect. അത് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പണിയുന്നതിന് തറ കിട്ടുന്നതിന് 5000 ലിറ്റർ വെള്ളമാകും. I think it's important to talk about the impact of reduced water intake on human health. This is the worst thing that I've been facing in Bangalore right now. दोस्तों फिर जो तीसरा कारण है वो है पॉल्यूशन। एक छोटा सा गांव था और इसी गांव के बीच में से बहती थी एक छोटी सी नदी जिसका नाम था जीवन धारा। इस नदी से ही गांव के लोग पीने का पानी भरते थे, खेतों में डालते थे, जानवरों को भी पानी पिलाते थे, और हर साल जब गर्मियां आती थी तो बच्चे इसी में नहाते थे। पर धीमे धीमे क्या होता है ना, समय के साथ चीजें बदलने लगती है। पास में ही एक छोटा सा प्लास्टिक का कारखाना खुलता है। शुरुआत में तो गाँव के लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं रोजगार मिलेगा, कितना अच्छा है। पर इसका रिजल्ट कुछ ही महीनों में उन्हें मिल जाता है, जब इसी कारखाने का जो गंदा केमिकल वेस्ट उसी नदी में डाला जाने लगता है। घरों के नाली का पानी, साबुन, टॉयलेट का वेस्ट सब इसी नदी में डाला जाने लगता है। अब जो जीवन धारा सबको जीवन देती थी वो खुद का जीवन नहीं बचा पा रही है। यहाँ पर लोग पहले उसमें से पानी पीते थे, नहाते थे, उसके अब पास तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है। पानी का जो रंग है वो पीला और काला हो गया है, और जो मछलियां वो मर के ऊपर तैरने लगी हैं। यह पानी अब ना पीने लायक बचा है ना नहाने लायक बचा है। अब जाके कहीं गाँव के लोगों को समझ में आया है कि पास में पानी तो है पर अब वो किसी काम का नहीं है, ना अब वो उसे अपनी खेती में यूज कर सकते हैं और ना उसको अब वो पी सकते हैं। अब गांव के लोगों को पास में पानी होते हुए भी कई किलोमीटर तक लेने जाना पड़ता है। मित्रों, जब पानी गंदा होता है ना तो वो किसी लायक नहीं रहता, चाहे वो नदियों का हो, चाहे वो तालाब का हो या अंडरग्राउंड वाटर हो। अगर उसमें केमिकल, प्लास्टिक या पेस्टिसाइड उसमें ये मिक्स हो गए ना तो वो पानी होते हुए भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जहरीला पानी प्यास नहीं बुझाता है, जिंदगी ले जाता है। यहाँ पहले नदियाँ बहा करती थी, मार्श, टैंकर दिखाई दे रहे हैं। पानी बनने से सर हम फसल बो ही नहीं पा रहे हैं। नुकसान क्या हो, बिल्कुल नुकसान ही है। किसान क्या करेगा, मजदूरी है नहीं किसान की, और खेतों में फसल हो नहीं रही है। गरीब किसान क्या करेगा? परेशानी तो बहुत है ना भैया, मच्छर बहुत है, बदबू बहुत आती है, सांस की भी तकलीफ हो गई है। जैसे टाके में भी पानी यही आ रहा है अभी, इसकी सीलन से सारा मकान भी गंदा हो गया है। आखिर लास्ट में सवाल तो यही उठता है ना कि जो इतनी पानी की कमी हो ही जा रही है, इसका हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो जो इसका इम्पैक्ट है ना, सबसे पहले पड़ता है हमारी हेल्थ पर। जब पीने लायक पानी नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, गंदा पानी पे डिपेंड हो जाते हैं, जिससे डायरिया, टाइफाइड, क्लोरिया, स्किन डिसीज जैसी बीमारियां कॉमन हो जाती हैं, और स्पेशली बच्चों में। WHO के डाटा के हिसाब से हर साल लाखों लोग सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। जब पानी गंदा होता है तो लोग नहाना, हाथ धोना, टॉयलेट की सफाई करना सब इग्नोर कर
देते हैं। स्पेशली जो महिलाओं में पीरियड हाइजीन मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब स्कूल में पानी नहीं होता है तो बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ देते हैं। मित्रों, बीमारी पानी के बिना नहीं आती है, वो पानी के गंदा होने की वजह से आती है। और जब जमीन सूख जाती है ना तो पानी के सोर्स भी सूख जाते हैं। फिर लोग वह गाँव छोड़कर शहर जाने लगते हैं। महाराष्ट्र के कई रीजन में हर साल हजारों परिवार पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। और अगर उनको पानी चाहिए तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिससे उनके परिवार भी टूट जाते हैं। पानी की क्राइसिस है ना, वो सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि परिवारों के टूटने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो पड़ता है एग्रीकल्चर पर। पानी नहीं होता है तो बीज कुछ काम के नहीं होते हैं, और अगर बीज कुछ काम के नहीं होंगे तो रोटी कहाँ से आएगी। मित्रों, जो 70% से ज्यादा फ्रेश वाटर है ना वो फार्मिंग में यूज होता है। और जब पानी की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जो खास करके गेहूं, चावल, गन्ने जैसी जो हाई डिमांडेड वाटर क्रॉप्स होती हैं, तो ये किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। किसानों की आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण पानी की कमी भी है। बुंदेलखंड के कई गाँव खाली हो गए क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। पानी नहीं था तो खेती नहीं हो पा रही थी, और अगर खेती नहीं हो पा रही थी तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। जब पानी की कमी की वजह से फसलें बर्बाद होती है ना तो मार्केट में खाने की प्राइस भी बढ़ जाती है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि गरीबों की प्लेट से रोटी छिन जाती है। जब पानी नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन रुक जाएंगे और वर्कर अब्सेंट होने लगेंगे, क्योंकि या फिर वो बीमार हो चुके होंगे या पानी लेने में कहीं बिजी होंगे। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होता जाएगा, जो कि इंडिया की बैकबोन कहलाता है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से हर साल पानी की कमी की वजह से हमारे इंडिया को लाखों करोड़ का इकोनॉमिक लॉस लेना पड़ता है, और जो टैंकर की प्राइस भी है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हर घर का बजट बिगड़ जाता है। इसके जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना वो गरीबों को पड़ता है। गरीबों को सबसे ज्यादा इससे सफर करना पड़ता है, affecting hundreds of millions of people in India and tens of millions in neighboring Bangladesh and Pakistan. And it's only set to get worse. Estimates by the UN and international water conservation bodies say large parts of the Indian subcontinent could run out of water within 2 years. दोस्तों, इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं पानी की कमी की, क्या ये बस एक प्रॉब्लम ही है या इसके कुछ सॉल्यूशन भी है? तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन हो सकता है ना वो हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन पर गिरता है और नालियों में बह जाता है। आप सोचो अगर हम उसी पानी को कहीं स्टोर कर लें और उसको अपनी बेसिक नीड्स में यूज करें तो क्या होगा। उससे ना सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा बल्कि घरों में, स्कूलों में और फील्डों में उसका यूज करके पानी की बचत भी हो सकती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रिलीजन सिद्धि महाराष्ट्र का। यहाँ के जो लीडरों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके अपने पूरे गांव का चेहरा ही बदल दिया। जो गांव पहले बिल्कुल सूख चुका था उसको बिल्कुल एक हरे भरे गांव बदल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से। उन्होंने बस इतना किया, सभी छतों को एक पाइपलाइन द्वारा एक टंकी से कनेक्ट कर दिया, जिससे जब बारिश होती थी तो छतों का पानी सभी उसी टैंकी में चला जाता था, जिसको जब बारिश खत्म होने के बाद अपने यूज में वो ले लेते थे, जिससे उनकी बहुत सारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी जीरो कॉस्ट प्लस लॉन्ग टर्म बेनिफिट का उन्होंने फायदा उठाया। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब बारिश आए तो बस आपको नहाना और भीगना ही नहीं है बल्कि कई जीवन भी बचानी है। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब खेतों में किसान पानी देते हैं तो वो पानी ज्यादा दे देते हैं, जिससे पानी बह जाता है और खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। ड्रिप इरिगेशन यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पौधों को सीधा उनके रूट पर पानी दिया जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे जो 70% पानी होती है ना उसकी बचत होती है और फसलों की ग्रोथ और ज्यादा बेटर होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इजराइल, जो दुनिया के सबसे सूखी जगहों में से एक होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में बहुत आगे है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के यूज करने के कारण। अगर अपन को प्यास लगे और अपन पानी पिए नहीं, अपने चारों ओर फेंक लें और नहा लें तो क्या अपनी प्यास बुझेगी? नॉर्मल सी बात है, नहीं। ऐसा ही पौधों के साथ होता है, पौधे रो रहे होते हैं पानी के लिए और हम उनके पास क्या करते हैं, उनके आसपास पानी डाल देते हैं। समझदारी तो उसी में है ना कि उनके रूट में पानी डालो, जिससे पानी की बचत भी होगी और उनकी और ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी। तीसरा है डिसैलिनेशन प्लांट्स। मतलब ये है दोस्तों, समुद्र का पानी कैसा होता है, बहुत ज्यादा सैल्टी। अगर उसी पानी में से हम कहीं नमक को निकाल दें और उस यूजफुल पानी को अलग कर दें तो वो पानी हमारे यूज में आ जाएगा ना, उसको हम पी सकते हैं ना। यही काम करते हैं हमारे डिसैलिनेशन प्लांट। ये क्या करते हैं, समुद्र के पानी में से नमक को अलग कर देते हैं और फ्रेश वाटर को अलग कर देते हैं, जिससे वो पानी पीने लायक हो जाता है। चेन्नई, तमिलनाडु और इंडिया के जो बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पर हैं, यहाँ पर लगभग 10 लाख लोग इसी प्लांट्स पर डिपेंड हैं। इसकी
हाँ डाउन साइड हो सकती है, इसकी डाउन साइड ये है कि ये हाई एनर्जी लेते हैं, बट अगर ये सोलर पावर से चलेंगे तो ये हमारे बहुत यूजफुल के लिए हो सकते हैं। सरकार को इस पर सख्त कदम लेने चाहिए। और चौथा, वाटर को हम रिसाइकिल और रीयूज करें। जब पानी बाथरूम, किचन या एसी से निकलता है तो उसका क्या होता है, नॉर्मली यह बर्बादी हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम उसे ही फिल्टर करके टॉयलेट या गार्डन, फैक्ट्रियों में यूज़ करें तो क्या होगा, पानी की बचत हो सकती है ना। जैसे कि जो पानी बाथरूम में यूज होता है, अगर उसी पानी को हम फिल्टर करके टॉयलेट में फिर से यूज़ कर लें तो, या फिर गार्डन में उन्हीं को पेड़ों पे डाल दिया जाए, या फैक्ट्रियों में बहुत से काम कंस्ट्रक्शन के होते हैं उसी पानी को यूज़ किया जाए तो शायद पानी की बर्बादी कम हो बच सके। ऐसी कुछ जगह पर काम हो भी रहा है। जब बेंगलुरु के कुछ स्टेट्स में IT पार्क और अरेंजमेंट में 100% ग्रे वाटर ही यूज़ करते हैं। मतलब ये है, अगर आपने एक बार पानी को यूज़ कर लिया तो वो बेकार नहीं होता है, बस उसे वापस लाने का कुछ तरीके चाहिए होते हैं जिनसे आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। पांचवा हो सकता है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट AI की हेल्प से। आप खुद सोचिए कि ऐसा सिस्टम जो हमें बताए कि पानी कितना वेस्ट हो रहा है, अब हमें वेस्ट नहीं करना है, बोरवेल कब सूखने वाला है, किस पाइपलाइन में लीकेज है, यह सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। सिंगापुर इसका एक बेस्ट एग्जाम, जो कि वर्ल्ड बेस्ट मैनेजमेंट सिटी है, क्योंकि उसने AI सिस्टम मॉनिटर करके रखा है अपने पानी को। पानी अगर वहाँ बर्बाद होता है तो उसका AI मॉनिटर सिस्टम उसे बता देता है बर्बाद हो रहा है। हाँ, इंडिया में भी कुछ ऐसे स्मार्ट सिटी हैं जैसे कि पूना है, इंदौर है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ हमारे पास अभी स्मार्टफोन रहते हैं, फोन आए तुरंत पता चल जाता है। वहीं एक वाटर स्मार्ट सिस्टम AI होना चाहिए जो बस हमारी नीयत को बता सके कि अब पानी वेस्ट नहीं करना है। और फिर लास्ट तो यही है कि एजुकेशन जरूरी है। लोगों को पानी की वैल्यू समझनी पड़ेगी, स्कूल लेवल से ही और सरकार की हेल्प से। लोगों को बताना पड़ेगा कि पानी की कमी कितनी है, पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट लॉ और रिवार्ड लेने या देने पड़ेंगे। उसके लिए वाटर सेविंग कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा, और अगर वो वाटर का मिसयूज कर रहे हैं तो उस पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। जैसे कि सरकार के कुछ अभियान आए थे, जल शक्ति अभियान, नमी गंगा, जल जीवन मिशन, ये कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थे सरकार के, लेकिन उनको और लेने पड़ेंगे। और जब तक हर स्कूल में ये बताया नहीं जाएगा पानी कितना इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के दिमाग में नहीं डाला जाएगा कि ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसका हमें अच्छे से यूज़ करना है, तब तक उनको पानी की कीमत समझ में नहीं आएगी। अगर उनको पानी की कीमत समझ में नहीं आएगी तो पानी की कमी तो आनी है। यहाँ दोस्तों, पानी की हर बूंद अनमोल है, वहाँ हर इफेक्ट जरूरी है। देश बदल सकता है, दुनिया बच सकती है अगर हम आज भी शुरू करें। हम भी छोटे छोटे अपने बहुत सारे एफर्ट डाल सकते हैं, जितना हो सके पानी कम बर्बाद करें, क्योंकि अगर हमें पानी मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी जो लोग हैं उन सबको पानी मिल रहा है। जिस पानी को हम नॉर्मली पी जाते हैं, इसके लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत लोग उसकी वजह से मर भी रहे हैं। तो हमें पानी का सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री होती है हमारी यहीं खत्म। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।